Let's continue. Topic number 2, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में वर्किंग कैपिटल मीन्स कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. इसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, on the basis of time, what is gross working capital, what is net working capital, clear, what is temporary working capital, which is fixed working capital. Now our new topic is working capital management. हमने वर्किंग कैपिटल तो पढ़ लिया, बट नाउ इट कम्स व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करना है. इन सिंपल वर्ड, हाउ टू मैनेज करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि उसका भी प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत ज़्यादा करंट असेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो फंड है वो बंधा हुआ है, आइडल पड़े रहेगा. जैसे एग्जाम्पल, स्टॉक इज वन टाइप ऑफ करंट असेट. तो आपका 1 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, जिसका मतलब आपका 1 करोड़ रुपए आइडल पड़ा हुआ है, बेकार में पड़ा हुआ है, मार्केट में फिर नहीं रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है. सिमिलरली आपकी करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो कॉमन है लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका पेमेंट आप करोगे कैसे? आपकी मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन कैसे करना है? तो इसीलिए आता है नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. क्लियर? लेट वी कंटिन्यू ऑन आवर टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट और करंट लायबिलिटी को मैनेज करना. अब देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट is to manage the current asset and current liability in such a way that it maximize the profit and maintain the liquidity of the firm. ये चीज़ पे तुमको ध्यान देना ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल का मेन मकसद है जीए मैनेजमेंट का कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और आपकी लिक्विडिटी पोजीशन भी मेंटेन रहे. लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर टू इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये सब एमसीक्यू के लिए आप, मैंने पहले ही बता दिया, जो बोल्ड कर रहा हूँ वो आप अंडरलाइन करते जाना. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू स्टिक टू ओनली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो तो सिर्फ आप एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं बंधे रहोगे. देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन टू. सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विड. सीधी बात है कि अगर सर्वाइव करना है तो कॉमन है, ग्रोथ करना है तो भी कॉमन है कि आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा. प्रॉफिट के साथ साथ आपको अपने लिक्विडिटी पोजीशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा. देखो एग्जांपल जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये एग्जांपल है कि if size of current asset is large, it will straighten the position but profitability में affected. सीधी बात है ना कि आपके पास करंट एसेट बहुत है, इसका मतलब आपकी पोजीशन तो अच्छी है मगर प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा. क्यों? मैंने बता दिया कि करंट एसेट मीन्स आपका पैसा लेना है, वो पैसा आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है. Conversely, if current asset is small, it will have adverse effect on liquidity position and firm become more risky. but overall सीधा है कि करंट एसेट जितना कम होगा इसका मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा है मगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन नेगेटिव है. तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ टू. देखो, the liquidity and profitability are also important factor in business life. No firm can survive without liquidity. Point अपने पहले से ही पढ़ ले. A firm may exist without making any profit but cannot survive without liquidity. अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा या जीरो भी होगा तो बिजनेस सर्वाइव तो कर सकेगी, मगर अगर इसकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. क्लियर? So the finance manager therefore determine the optimum level of current asset and current liability. So he must ensure the appropriate of fund are used to finance current asset and also see that short term liability are met well in time.
तो वही, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो बिजनेस के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी को, इन सिंपल वर्ड वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से मैनेज करना है कि कितना पैसा हाथ में होना ज़रूरी है, कितनी लिक्विडिटी होना ज़रूरी है, कौन से लोगों को डेप पेमेंट करना ज़रूरी है, कितने समय में डेप पेमेंट करना है, कहाँ से पैसा आएगा। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल ये मोस्ट 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 आईएमपी है, आपको लिखना हो तो लिख लेना यहाँ पे, ये मोस्ट आईएमपी है। किसके लिए? तो भाई एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है, गारंटी बोलता हूँ इसमें से एक या दो एमसीक्यू तो मिलेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की पॉलिसी से। तो देर आर टू पॉलिसीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दो पॉलिसी है। नंबर वन, करंट असेट इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड नंबर टू, करंट असेट फाइनेंसिंग प्लान। दो प्रकार का, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है फाइनेंसिंग। देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ तो आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा। क्लियर? अभी वापिस क्या रिपीट होता था जो मैंने बताया वही, कि वर्किंग कैपिटल पॉलिसी एंड लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो पढ़ा है वही रिपीट होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। In managing working capital, not only investment is current asset important, but financing of current asset is also important. खाली इन्वेस्टमेंट महत्व नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ आप फाइनेंस किस प्रकार कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, मिड टर्म में कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो, वो भी जरूरी है। Wealth of the shareholder is maximized when the amount of investment in current asset and mixing of fund used for financing the current asset both are optimum। optimum का मतलब होता है बेस्ट। investment policy and financial policy are directly affect the objective of working capital। एंड एक चीज बार बार रिपीट हो रही है कि वर्किंग कैपिटल में आपको इस प्रकार मेंटेन करना है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन भी मेंटेन रहे एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन भी मेंटेन रहे। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है आपको रिटर्न, यानी जो आपकी लायबिलिटी है उसको पेमेंट कैसे कर रहे हो, क्या आप अप टू डेट टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो फाइनेंस किया, उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। देखो ये दोनों दो चीज देखते अपने डिटेल में। ये लिक्विडिटी पोजीशन है। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्यों शॉर्ट टर्म है? क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर विद इन ईयर ही होगा। व्हेन बिकम ड्यू, lack of liquidity damage the standard of firm and increase the risk of technical insolvency। एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी रिड्यूस द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सीधी बात है कि भाई आपको जो समय पे जिसको पेमेंट करना है, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे बिल्स पेएबल का पेमेंट हो, किसी का भी पेमेंट आपको करना है, तो क्या उसका पेमेंट आप सही समय पे सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये डिसाइड करता है आपकी लिक्विडिटी पोजीशन। यानी इन शॉर्ट आपकी लिक्विडिटी पोजीशन साउंड होना जरूरी है टू पे इट्स करंट डेब्ट एंड लायबिलिटी। क्लियर? सेकंड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है प्रॉफिटेबिलिटी? क्या आती है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर्म इन्वेस्टमेंट। एक्सेस इन excess investment in current asset increases the liquidity but reduces the, इसके लिए दोनों दो देखो ऊपर अपने पढ़ा वही हुआ कि there is a opposite relation, inverse relation, negative relation between investment in current asset and liability, in short liquidity and profitability। clear? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने दोनों पॉलिसी को पढ़ते हैं। करंट असेट फाइनेंसिंग पॉलिसी, ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर टू सोर्सेज। अब सब सिंपल आपने पढ़ा हुआ है वही है, देखो नीचे आप देख सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है लॉन्ग टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट 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 आईएमपी,
यहाँ से खास करके ध्यान देना, खास करके ध्यान देना, ये अप्रोच बेसिकली प्रैक्टिकल में तो नहीं आएंगे, फाइनल एग्जाम में थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरनल एग्जाम के लिए एमसीक्यू यहाँ से जो मैंने बताया वो यहाँ से मिलेंगे कि हेजिंग अप्रोच क्या है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या है, एग्रेसिव अप्रोच क्या है। तो वो हेडिंग नहीं है, ये हेजिंग है, सुधार लेना आप लोग। हेजिंग अप्रोच और मैचिंग अप्रोच क्या है, तो एज पर दिस मेथड द लाइफ ऑफ असेट इज मैच विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लायबिलिटी। समझ में आया, असेट की लाइफ को लायबिलिटी के साथ मैच किया जाता है, बट ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं, a 7-year loan may be raised to finance a money machine with an expected life of 7 years। सीधा है कि मशीन तुमने परचेस कर रहे हो जिसकी लाइफ 7 साल है, उसके सामने क्या लिया आपने, 7 साल की लोन ली। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने लाइफ असेट को लायबिलिटी के साथ मैच किया, इसको बोलते हैं हेजिंग अप्रोच, दैट इज कॉल्ड मैचिंग अप्रोच। क्लियर। दूसरा देखते हैं, अ 20 ईयर बिल्डिंग कैन बी फाइनेंस बाय अ 20 ईयर डिबेंचर, जिसको अपना बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, कि भाई 20 साल के आपने डिबेंचर इश्यू करे, उसके सामने आपने बिल्डिंग परचेस करी जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 20 ईयर्स है, यानी असेट के सामने आपने उसने की बराबर की लायबिलिटी को क्रिएट करा, उसको बोलते हैं हेजिंग अप्रोच। ये तो लॉन्ग टर्म में हुआ। अब शॉर्ट टर्म क्या है, तो नीचे एग्जांपल तीसरा दिया है, स्टॉक टू बी सोल्ड इन अ मंथ, ये स्टॉक 1 महीने में बिक जाएगा। इसका मतलब वही स्टॉक के हिसाब से आपने 1 महीने की बैंक के पास से लोन लिए, तो इसको बोलते हैं प्लेइंग सेफ साइड। सेफ साइड यानी जितने की लायबिलिटी है उतने की एसेट क्रिएट। The main justification of matching policy is that since the purpose of finance manager is to invest in an asset, the liability should be liquidated when the life of asset expires। जैसे एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन का पॉइंट पढ़ते आ रही लेवल से, तो डेप्रिसिएशन क्यों करते, तो एक सिमिलर वही अप्रोच है कि भाई मैंने असेट परचेस करी, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है, यानी इसका मतलब 10 साल बाद मेरी असेट की वैल्यू जीरो हो जाए, तो अपने उतने के हिसाब से ही 10 साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करते ताकि उतना अमाउंट ऑफ रिजर्व प्रोविजन हम क्रिएट कर सके। यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म असेट विल बी कॉस्टली एज द फंड विल रिमेन आइडल आफ्टर द एक्सपेंड। वही चीज़ है कि क्यों मैच करना पड़ेगा, कि आपने 10 साल की लोन ली, उसके सामने ऐसी असेट परचेज करी जिसकी लाइफ 2 साल है, तो कॉमन है 2 साल के लिए आपने 10 साल की लायबिलिटी क्रिएट कर ली, यानी एक्स्ट्रा 8 ईयर्स क्रिएट कर ली, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेजिंग प्रोसेस। क्लियर। याद रखना एमसीक्यू में लॉन्ग टर्म फंड में क्या आता है, तो लॉन्ग टर्म फंड में दो चीज आती है, फिक्स असेट प्लस परमानेंट करंट एसेट। सर परमानेंट करंट असेट क्या है, तो मैंने आगे के लेक्चर में आपको बताया परमानेंट करंट असेट किसको बोला जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब टेम्पररी यानी वर्किंग वेरिएबल। देखो नीचे की लाइन पढ़ो, ये सब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। When the level of permanent current asset increases, the use of long-term fund also increases. Temporary current asset are financed entirely by short-term fund। समझ में आया, टेम्पररी जो करंट असेट होती है, जो सीजनल के हिसाब से चीती है, वेरिएबल होती है, वो शॉर्ट टर्म फंड से तुम कर सकते हो। दस देर इज नो नीड फॉर टेम्पररी करंट असेट, देर विल बी नो नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको परमानेंट में जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा। क्लियर। ये तुम्हारी पहली पॉलिसी थी हेजिंग पॉलिसी। सेकंड आती है कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिज्म अप्रोच पढ़ा था ना आपने अकाउंट्स में, एफ वाई बीकॉम में, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, बस सेम उसी की तरह आती कंजर्वेटिव पॉलिसी। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या बताया है कि हेजिंग पॉलिसी जो हमने देखी, तो उसके अंदर तुम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते कि कितनी असेट होगी कितनी लाइफ होगी। देखो लिखा हुआ है एन एग्जैक्ट मैचिंग बिटवीन लाइफ ऑफ करंट असेट एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लायबिलिटी मे बी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। तुम एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे तुमने बोला डेटर को 3 महीने की क्रेडिट पे दिया है, तो आप 100% श्योर नहीं दे सकते कि 3 महीने में ही पेमेंट आएगा। मे बी 1-2 दिन आगे भी हो सकता है, 15 दिन भी लेट हो जाए पेनल्टी के साथ। सो एज सच फॉर्म इन प्रैक्टिस में अदर आइदर एक्सेप्ट
कंजर्वेटिज्म अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच। तो जहां पे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या इजीली मैच करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे समय में जितने भी बिजनेस वाले होते हैं वो या तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच से स्टडी करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या तो फिर एग्रेसिव अप्रोच से करते हैं। अब कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या है, तो मैं पैराग्राफ कर रहा हूं, दिमाग में आएगा। एज पर द कंजर्वेटिज्म अप्रोच, अ फर्म रिलाइज हेवीली ऑन लॉन्ग टर्म फंड फॉर फाइनेंसिंग फिक्स असेट, permanent current asset, and also a part of temporary current asset। यानी कंजर्वेटिज्म का मतलब ये भी हो गया कि भाई तुमको पहले से ही पता है, तो तुम पूरा के पूरा जो डिपेंड करोगे वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे डिपेंड करोगे, चाहे फिक्स असेट हो, चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो, कि चाहे टेम्पररी या सीजनल वर्किंग कैपिटल हो। द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फॉर्म इज लिमिटेड। द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, मगर कैसा होगा, लिमिट में होगा। वो भी कब, टू इमरजेंसी सिचुएशन, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, आपातकालीन आ जाती है सिचुएशन, तो ही तुम शॉर्ट टर्म पे लोन पे जाओगे, वरना कंजर्वेटिज्म बोलता है लॉन्ग टर्म फंड ही करो। क्लियर? देखो, तो लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट प्लस परमानेंट करंट असेट प्लस पार्ट ऑफ टेम्पररी करंट असेट। शॉर्ट टर्म का अंदर क्या आया, बैलेंसिंग पोर्शन ऑफ टेम्पररी। बैलेंसिंग का मतलब क्या, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हमको उठाना पड़ सकता है। क्लियर? तीसरी आती है एग्रेसिव पॉलिसी। अब ये सबसे लोचे वाली पॉलिसी, अगर हम लोग बिजनेस करते तो देखो रिस्की ज्यादा है, and aggressive approach is said to be useful when firm use more short-term fund than long-term fund to finance its asset। समझ में आया? पहले वाले में क्या देखा हमने, कि जितनी असेट होगी उतनी ही लायबिलिटी होगी। कंजर्वेटिज्म में क्या देखा कि हम लॉन्ग टर्म फंडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म इमरजेंसी में लेंगे, वो भी टेम्पररी के लिए। मगर एग्रेसिव क्या बोलता है कि तुम टोटली डिपेंड किस पे रहो, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे रेदर देन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस। अंडर एग्रेसिव अप्रोच, अ फर्म finance is entire temporary as well as permanent current asset with short term fund। बट रिलायंस, यहाँ पे रिलायंस का मतलब भरोसा, निर्भर करना, on more on short term fund will be risky as this fund will to be renewed for financing a part of permanent current asset on a continuous basis। यानी सीधा जो ऊपर अपने पढ़ा था वही है कि यहाँ पे तुमको सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि आपको बार बार शॉर्ट टर्म फंड पे डिपेंड करना पड़ सकता है। ये तुम्हारा पहला टॉपिक हुआ करंट असेट फाइनेंसिंग पॉलिसी, फाइनेंस पैसों की। अब तुम्हारे पास फाइनेंस तो आ गया, तब सेकंड पॉइंट आता इन्वेस्टिंग पॉलिसी, यानी वो पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस तरीके से करना है, वो सब चीज इसमें आती है। क्लियर? जस्ट 2 मिनट्स। चलो देखते हैं। It is always true that for a given level of sales, a firm may have different combination of fixed asset and current asset। सीधा है कि तुम एक जगह सब पैसा नहीं लगाओगे, थोड़ा लैंड में लगाओगे, थोड़ा डेटा है ना, हर प्रकार से तुमको कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जो ऑलरेडी हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। A firm may have different level of current asset to support the same level of activity। A firm may have a common investment, तो कुछ भी हो सकता है, small term and large term, but for management of asset higher return there should be optimum investment in both fixed asset and current asset। सीधी बात है, पैसा तो आपने फाइनेंस कर लिया, मगर आपको फिक्स असेट में कितना लगाना है, करंट असेट में कितना रखाना है,
उसका ऑप्टिमम मेजर होना जरूरी है। क्लियर? तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देर आर थ्री अप्रोच। फाइनेंस के हिसाब से थ्री थे, हेजिंग, कंजर्वेटिज्म एंड एग्रेसिव। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भी तीन होते हैं, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट। कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट। देखो कंजर्वेटिव क्या बोलता है, तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। As per this approach, high level of investment in current asset is made to support a given level of sales. To support a given level of sales. According to this approach, a firm does not want to take risk. याद रखना, does not want to take रिस्क, यानी ये मेथड के मुताबिक फर्म रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती, बट होल्डिंग मोर एंड मोर करंट असेट में अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। सीधा बता दिया है कि भाई जिस प्रकार का आपका सेल्स होगा उसके मुताबिक फर्म अपनी करंट असेट को मेंटेन करेगी। यहाँ पे फर्म रिस्क फैक्टर में पड़ना नहीं चाहती। क्लियर? ये हुआ कंजर्वेटिज्म अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड वन इज एग्रेसिव, पूरा उमदा है। वहां पे कैसा था, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट था। देखो ये सब एमसीक्यू में 100% आएगा, 100% आएगा। एग्रेसिव अप्रोच में क्या हो जाएगा, रिलेटिवली लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट इज टू मेड अ सपोर्ट गिवन लेवल ऑफ से, यानी वहां पे रिस्क लेना नहीं चाहती थी, यहाँ पे फॉर्म मैक्सिमम रिस्क लेना चाहिए। वो सेल्स नहीं, बस मैक्सिमम रिस्क लेना चाहेगी। क्लियर? समझ में आया आपको कि भाई एग्रेसिव के अंदर और कंजर्वेटिज्म में डिफरेंस क्या है? तो कंजर्वेटिज्म के अंदर फर्म हाई लेवल ऑफ करंट असेट रखेगी इन्वेस्टमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, मगर यहाँ पे रिस्क फैक्टर रोल लेगा। एग्रेसिव पूरा के पूरा वाइस वर्सा। क्लियर? तीसरा अप्रोच आता है मॉडरेट अप्रोच। तीसरा अप्रोच आता है मॉडरेट अप्रोच। कौन सा अप्रोच? मॉडरेट अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, सिंपल मॉडरेट, ना रिस्क ज्यादा ना रिस्क कम, ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना इन्वेस्टमेंट कम, मॉडरेट यानी हेजिंग टाइप, मैचिंग टाइप। इन दिस अप्रोच नाइदर हाई लेवल nor no level investment in current asset is made to support a given living of sales. Clear? क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्योर अवर होता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो इसको प्रैक्टिकल, इसमें थियरी नहीं आती है, पूरा के पूरा आपके सम्स आते हैं, फॉर्मेट के ऊपर है। क्लियर? तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 वर्किंग कैपिटल का ओवर हुआ। 3 टॉपिक है जो पढ़ने, क्रेडिट, केस, बस 2 ही, आई थिंक यस 2 ही टॉपिक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।